नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अफसरनामा और मैं हूं सुंदर सोलंकी। अफसरनामा में हम बात करेंगे आज 1986 बैच की आईएएस अधिकारी हीरा खंडेलवाल जी की। हीरा जी बड़ी जिम्मेवारी हैं, उनके पास हरियाणा सरकार में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। मैम, स्वागत है आपका। पहला सवाल ये है कि ये 36 साल लगभग एडमिनिस्ट्रेशन के आपने पूरा करने जा रहे हैं और 31 साल के करीब आपने हरियाणा की सेवा की। किस तरह का अनुभव है, कैसे साझा करेंगे हमारे दर्शकों के साथ? मैंने आईएएस 25 अगस्त 1986 को ज्वाइन किया था जी। तो एग्जैक्टली 35 वर्ष पूरे हो गए हैं और ये जर्नी जो हरियाणा में हुई है हमारी, जो मुझे एक काम करने का मौका मिला, जो हरियाणा मेरी कर्म भूमि है, ये दिल्ली से होती हुई आई है जी। इसका रूट जो रहा है वो दिल्ली रहा है, क्योंकि मैं पहले यूटी कैडर में थी। तो शुरू के 4 साल मैंने यूटी कैडर में बिताए, उसके बाद में मेरा हरियाणा में ट्रांसफ़र हुआ। तो मुझे अपनी कर्म भूमि में ये हरियाणा है, ये बहुत प्रिय है और बहुत ही सुखद अनुभव रहा और बहुत ही संतुष्टि पूर्ण अनुभव रहा। लगता है कि जो ज़िंदगी है, जो हमारी प्रशासनिक ज़िंदगी है, उसको मैंने बहुत ही संतुष्टि के साथ और फुलफिलमेंट के साथ जिया है। बड़ी बात बताई है, एक अफसर के लिए इतना लंबा जो सफ़र होता है और इतना लंबा वक्त एक स्टेट में गुजारना, 3 दशक से ज़्यादा का वक्त, तो मैम कुछ इस तरह की यादें नहीं होंगी या कुछ इस तरह के इनिशिएटिव होंगे कि कुछ इस तरह के चैलेंजेस होंगे 3 दशक में कि जो अभी भी जहन में आ जाते हैं, जो नहीं भुलाए जाते हैं, वो क्षण हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए, जो हम जैसे जैसे प्रशासनिक यात्रा पे हम बढ़ते जाते हैं, तो पिछले पोस्टिंग्स पे या जो पिछले वर्षों में जो भी हमने काम किया होता है और हम एक अनुभव अर्जित करते हैं। अनुभव आपका बहुत अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, लेकिन वो एक शिक्षा ज़रूर देता है। तो उससे हमें ये रहता है कि जो भी हमने पीछे काम किया और आगे जो भी चैलेंजेस आए, उस एक्सपीरियंस से अगर हमने सीखा तो वो बहुत एक सहजता से फिर हम उस मुश्किल दौर को कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब मैं एसडीएम नई दिल्ली थी, उस समय 1988 में दिल्ली सिर्फ एक ज़िला होता था, उसमें एक डीसी होता था और 7 एसडीएम होते थे। तो जो न्यू दिल्ली सब डिवीज़न था, उसकी मैं एसडीएम थी। और दिल्ली में क्या होता है कि जो इंक्वेस्ट केसेस होते हैं, ब्राइट बर्निंग के केस होते हैं, जो होता है कि विदिन 7 इयर्स ऑफ मैरिज अगर कोई अनयूजुअल डेथ लड़की की हो जाती है तो उसमें एसडीएम इंक्वेस्ट करता है। तो हमारे एरिया में, जबकि ये तो बड़ा ही पॉलिश्ड और पॉश एरिया था, वहाँ पे हफ्ते में 4-5 ऐसे केसेस आते थे जिसमें मुझे कई बार तो रात के 1 बजे और 2 बजे भी जाना पड़ा डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करने के लिए हॉस्पिटल्स में, क्योंकि 100% बर्न है या 90% बर्न है तो वो लड़की सुबह तक हो सकता ना बचे। तो हम वो देखते थे। तो मेरा इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि इंक्वेस्ट का, और फिर जब अगर अनफॉर्चुनेटली अगर डेथ हो गई उस पेशेंट की, तो उसके बाद में उसके मतलब उसका बॉडी का इंक्वेस्ट करो, बॉडी का एग्जामिन करो, फिर फॉर्म भरो। तो वो पहले तो बहुत मुश्किल लगता था, बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन ये जो मेरा एक्सपीरियंस था, अगर मैं ऐसे कहूँ, जब मैं अम्बाला में डिप्टी कमिश्नर थी, तो एक बार वहाँ पे वो ब्लास्ट हो गया, ट्रेन में ब्लास्ट हो गया सुबह 4 बजे जम्मू तवी एक्सप्रेस में। तो उसमें भी वही हाहाकार था कि लोगों की बॉडी जली हुई थी या कुछ मतलब उनका अंग भी ऐसे हो गए थे। तो जब सभी अधिकारी, और मैं कहूँ कि सारे अधिकारियों को पास जाने में भी डर लगता था, तो मेरा जो एक्सपीरियंस था इतना डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करने का या फिर डेड बॉडी देखने का, तो वो उससे मुझे और लोगों को लगा, अरे ये लेडी ऑफिसर है और उनको इतनी हिम्मत आई है। तो मुश्किल चैलेंजेस एक पहले मुझे मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब मैं डिप्टी कमिश्नर थी और ये ऐसा अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ, मैंने बड़ी उसे सहजता से और संवेदनशीलता से मैंने उसे निभाया। और एक जो मेरा था कि जब मैं एसडीएम थी, तो जो राइट से 84 के राइट से उनके लोगों को, विक्टिम्स को कंपनसेशन देना था, वो केस टू केस बेसिस पर हम लोगों ने फाइनल किया। और उसमें मतलब मुझे लगता है बहुत बड़ा चैलेंज था कि आप किसी, वैसे तो कोई भी दुख कंपनसेट नहीं हो सकता, लेकिन उसमें मुझे भी बहुत ये लगा कि एक बहुत मुझे एक चैलेंजिंग काम मिला है और पहली पोस्टिंग में मिला है जिसमें आप मानवता के लिए कुछ काम कर सकते थे। तो
एक वो मुझे सेटिस्फाइंग लगता है। और हरियाणा में आने के बाद तो मैं कहूँ कि मुझे इतना यहाँ पे फ्री हैंड मिला कि ये हरियाणा की किस्मत है कि हमें हमेशा ही बहुत अच्छे अच्छे मुख्यमंत्री मिलते रहे। और उन्होंने मुझे जो भी मैंने न्यू स्कीम्स बनाई या कोई एक नई योजना या किसी नई परियोजना का नया सा अच्छा सा कैची सा नाम रखना है, तो मुझे लगा मुझे पूरा सम्मान इस तरीके से मिला है कि जैसे जब मैं वीमेन एंड चाइल्ड में थी तो एक लाडली स्कीम अभी भी चल रही है, तो उसके साथ ही एक है कि लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना। तो मुझे ही ख्याल आया, मैंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि हरियाणा में कुछ ऐसे पेरेंट्स हों जिनकी सिर्फ डॉटर्स हों और सन ना हो, तो उनको हम कहीं काउंट नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें भी हमें एक डेटाबेस होना चाहिए और उनके लिए भी सरकार कुछ करे। और सरकार ने सहज स्वीकार किया और दोनों स्कीम, एक लाडली और लाडली सामाजिक सुरक्षा, जो आज के दिन भी चल रही हैं, और वर्ड जो लाडली है वो भी कैच किया। फिर एक दूसरे राज्य ने भी फिर लाडली लक्ष्मी योजना इस तरीके से फिर कॉपी किया जी। ये लड़कियों और महिलाओं के लिए निश्चित रूप से लाडली का साबित है। लेकिन हम जानना चाहेंगे अमूमन हरियाणा का नाम, हालांकि अब बड़ी अच्छी स्थिति कही जा सकती है, लेकिन लड़कियों को लेके हरियाणा का नाम ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, चाहे रेशो की बात हो या उनकी सिक्योरिटी की बात। क्या कुछ ऐसी स्थिति आप महसूस करते हैं कि कुछ बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो किए जाने चाहिए, कुछ इस तरह की बात है जो ज़मीन पे अभी आना बाकी है, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए? देखिए, इसको ना एक ये लड़कियां आगे बढ़ें, लड़कियां एम्पावर्ड हों, ये कोई यूनिडायमेंशनल चीज़ नहीं है। सबसे पहले तो शुरू होता है परिवार से, सरकार का जो रोल आता है वो बाद में आता है। तो अगर परिवार ही अगर सबसे पहले लड़की को एक्सेप्ट करे खुशी से और उसको आगे बढ़ने का मौका दे, तो सरकार का सपोर्ट, सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं जो जिसमें कोई लड़का लड़की में भेद नहीं है, उसका लड़कियां भी फ़ायदा उठा सकती हैं और लड़के भी, और लड़कियों ने नाम भी किया है। तो मुझे लगता है हमें एक ऐसे कई जो रोल मॉडल्स हैं, जो हरियाणा की डॉटर्स ऑफ द सॉइल हैं, उनका थोड़ा सा जैसे कि उनके बारे में सूचना देना, या जो बच्चे हैं कॉलेजेस में या स्कूल्स में एक मोटिवेशनल रोल जो है वो हम उसे और कर सकते हैं। और परिवार सबसे पहली का ही परिवार है, सरकार का तो परिवार है। अच्छी बात कही है ये। अमूमन हम जिम्मेवारियाँ डाल देते थे, सरकारों पे डाल देते हैं, योजनाओं पे डाल देते हैं। इसके लिए शुरुआत परिवार से होती है। परिवार अगर बिटिया को सशक्त बनाता है, उसके साथ खड़ा रहता है, उसका असर उसके पूरे जीवन पर रहता है। मैं अगर बात करें इस तरह से बहुत सारी जिम्मेवारियाँ आप करें, खासकर ऐसा विभाग अमूमन अफसर को सभी करने होते हैं, लेकिन जिसमें ज़्यादा मजा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट आपके पास हैं। जैसे मैं जब हायर एजुकेशन में थी तो उसमें भी मुझे बहुत आनंद आया। मैं डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन थी, तो वो मैंने एंजॉय किया। उसमें तरह तरह की पॉलिसीज़ बनाई कि न्यू कॉलेज खोलने की। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एक्ट था, वो नया नया बना था, पहले बन चुका था, तो मुझे लगा कि इसको और विस्तार में होना चाहिए। फिर उसको रीडू किया, कॉलेजेस की लाइब्रेरी पॉलिसी बनाई, न्यू लॉ कॉलेज खोलने की, ऐसे तरह तरह से बहुत सी हमने पॉलिसी बनाई। टेक्निकल एजुकेशन में मैं एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन थी, तो वहाँ मैंने देखा कि जो पॉलीटेक्निक बच्चा करता है 10+3 मतलब 3 साल का पॉलीटेक्निक होता है, तो वो पॉलीटेक्निक करने के बाद मैंने देखा, पूछा कि ये बच्चे क्या करते हैं आखिर क्या, क्योंकि बीटेक में तो कुछ एक सर्टेन परसेंटेज है जो उसमें एडमिशन ले लेते हैं, बाकी बच्चे क्या करते हैं। तो यही होता कि बच्चे फिर इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि आगे उनको पढ़ने के लिए 11वीं और 12वीं दोबारा करनी पड़ती है, कि क्योंकि वो 10th पास होते हैं पॉलीटेक्निक। तो मैंने कहा कि नहीं, ये बहुत अनफेयर है बच्चों के लिए कि जब हम एक 10+2 है, 10+2 करने के बाद वो ग्रेजुएशन कर सकता है, तो 10+3 करने के बाद वो ग्रेजुएशन क्यों नहीं कर सकता। 11-12 में 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पॉलीटेक्निक में 8 सब्जेक्ट पढ़ता है, फिर भी वो 10+2 के इक्विवेलेंट नहीं है।
तो इसको मैंने एक चैलेंज उठा करके और फिर स्कूल एजुकेशन से टेकअप करके, फिर भिवानी बोर्ड से टेकअप करके, फिर यहाँ एक टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ से, और लंबी कागजी कार्रवाई करके इसको हमने 12th के बराबर डिक्लेयर करवा दिया। तो ये प्रयास आपका था? ये ये बड़ी तो मुझे लगा कि ये बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं वो लेट ब्लूमर होते हैं कि भाई 10th 12th के बाद में उनको लगता कि नहीं मुझे यहाँ पढ़ना था, मुझे पॉलिटिक्स नहीं करना था, मुझे ह्यूमैनिटीज़ में जाना था, मुझे BBA करना था, मुझे आज मास कम्युनिकेशन में करना है, तो वो वहाँ पे स्टक हो जाता था। तो उसको मैंने जो डिक्लेयर कराया, फिर हमारे बैचमेट दूसरे स्टेट में थे, या लकली वो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन थे, तो दे ऑल्सो सेड कि हम भी अपने ऐसा करेंगे, और उन्होंने ऐसा किया। तो मुझे एक बहुत सेटिस्फाइंग लगता है कि युवा वर्ग को आज वो स्टक नहीं है कि हम ये सोचते पहले था कि या तो स्किल्ड है या एजुकेटेड है, ये दोनों ऐसा नहीं है कि स्किल्ड हो और एजुकेटेड भी हो, तो इट शुड बी इंटरट्वाइंड। आज बच्चा पॉलिटेक्निक का भी है, वो BA भी कर सकता है, तो ही इज़ एजुकेटेड एज वेल एज स्किल्ड। बाहर जाने की बात होती है, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और फॉरेन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देखिए पॉपुलेशन, वहाँ की जो एवरेज पॉपुलेशन है उनकी एज बहुत ज़्यादा है, दे आर हाई। नाउ यू नो दैट वैक्यूम ऑफ यंग पॉपुलेशन इज़ गोइंग टू बी फिल्ड अप थ्रू एशिया। सो अगर हम अपने बच्चों को ऐसे ग्रेजुएशन में इतनी उनको दिक्कत आती, तो वीज़ा मिलने में भी दिक्कत होती। तो मुझे लगा अगर बच्चा ग्रेजुएट है और टेक्निकली साउंड है, सो ही कैन, द स्काई इज़ द लिमिट। ये बड़ी चीज़ की है मैम, आपको सैल्यूट है आपको, क्योंकि ये बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारी चीज़ें खोल देता है, बड़ा आत्मविश्वास भी पैदा करता है बच्चे में। मैं सर से मुलाकात करूँ, KK खंडेलवाल जी आपको बता दें 1985 बैच के इस अधिकारी हैं और रेरा के चेयरमैन भी हैं, फिलहाल जो जिम्मेवारी हैं। मैम अगर सर से मुलाकात का जिक्र करें तो वो कब कैसे हुई? मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट में एज डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कर रही थी, इट वाज इन 87-88। तो सर वहाँ अलवर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और तब वहाँ पे एक गेट टुगेदर में उनसे मुलाकात हुई थी, क्योंकि उनके जो बैचमेट थे वो वहाँ पे SDM लगे हुए थे। तो ऐसे ही हम लोगों के ऐसे फ्रेंडशिप मतलब हो गई, हमारे कलीग थे, तो बस। लेकिन हमें वो कोर्टशिप का जो टाइम था वो बहुत कम मिला, तो जानकारी हुई और हम बंधन में बंध गए। और फिर यूनियन टेरिटरी का आर्डर छोड़ के हरियाणा बिकेम माई यूनियन टेरिटरी, और इस तरह से हरियाणा में आ गए। अच्छा, अब सबसे अच्छी बात क्या लगती है सर की? सर की एक बात हो तो बताऊं? ये बात तो सही है। उसके बारे में एक खास बात कही जाती है, बड़ा अच्छा लगता है कई जगह। बात ये कि वो हमेशा काम कैसे होना है। ही इज अ परफेक्शनिस्ट। वो उसमें आइए परफेक्शनिस्ट वाली बात। परफेक्शनिस्ट एंड ही हैज अ विजन। He has a vision and he can foresee and plan and implement, execute. और तीनों की रफ्तार, अगर मैं कहूँ कि इतनी तेज़ होती है कि फोर्सी करने का, प्लान करने का, एग्जीक्यूट करने का, धरातल पे लाने का, और उनका जो ज़ील है, दैट इज़ मार्वलस। जो जिस कमिटमेंट से वो आगे बढ़ते हैं, जो देखते हैं, और कितने भी हर्डल्स हों रास्ते में आए, प्रोसीजरल हर्डल्स होते हैं, उसको वो हर जगह खुद जा करके कन्विंस कराते हैं लोगों को, जैसे कि ये उनका कोई व्यक्तिगत काम हो। ये बड़ी हाँ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतना कमिटमेंट जो आप वर्क कर रहे हो, वर्क के प्रति जो पैशन है वो एडमिरेबल है। वो एडमिरेबल। लेकिन उस वक्त के जो कृष्ण कुमार खंडेलवाल और उस वक्त जो धीरा जी, उनको क्या अच्छा लगा? उनको क्या अच्छा लगा? आई थिंक कुछ चीज़ें अच्छी लग जाती हैं, लेकिन वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। क्या बात? हमारे दर्शकों को समझना ही पड़ेगा। अच्छा मैम, एक चीज़ और है कि आपको लेखन का बड़ा शौक है। जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि शुरू से रुचि थी या कुछ इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, अमूमन भाव आ जाते हैं और फिर वो चीज़ें चल निकलती हैं? मुझे लगता है कि जो आपकी एक फैकल्टी है सोचने की, एक नए ढंग से सोचने की,
एक किसी चीज़ को आप एक अलग नज़रिए से देखते हैं, 10 लोग उसको अलग नज़रिए से देखें। प्रशासनिक क्षेत्र में भी देखें तो कोई इशू मुझे मिल जाता है, मैं उसे अलग तरीके से सोचती हूँ। तो मेरे ख्याल से कि वो एक हमारा मैं कहूँगी आई एम गिफ्टेड विद दैट। एडमिनिस्ट्रेटिव काम करती हूँ तो भी इनोवेटिवनेस है, और कुछ देखती हूँ तो नए ढंग से सोच करके उसको फिर लिख लेते हैं और फिर लोग उसे कविता कहते हैं। मैं तो सिर्फ उसे लिख देती हूँ। देखो आपके कई तरह की कविताएं आप जी जी। जैसे मैं बड़ी कविता भी लिखती हूँ, कविता है, मैं दोहे भी लिखती हूँ, मैं शेर है, गज़ल है, और जो एक पुराना स्टाइल हुआ करता था अमीर खुसरो और भारतेंद्र हरिश्चंद्र का, मुकरियाँ भी मैंने लिखी हैं। एक जापानीज़ विधा है हाइकू, जो सिर्फ 17 अल्फ़ाबेट्स में, 17 अक्षर में आप एक स्नैपशॉट, एक पिक्चर दे देते हैं और वो कंप्लीट होती, कंप्लीट इन सेल्फ। वो है ताका है, साइली है, मतलब बहुत सी जो विधाएं हैं मैंने सब में लिखा। और एक त्रियावली है जिसे आदरणीय गुलजार साहब त्रिवेणी कहते हैं, तो उसको मैंने त्रियावली लिखा है। जैसे दोहावली 2 लाइनों की, त्रियावली 3 लाइनों की। तो जिसमें पहली 2 लाइनें तो एक आप समझ लीजिए दोहा है या शेर है, और थर्ड लाइन जब आप पढ़ते हैं तो आपको पहली 2 लाइनों का अर्थ बिल्कुल उल्टा हो जाता है कि लाइक यू नो कि वो एक स्पिरिचुअलिज्म या एक उसकी तरफ ले जाता है। कि पहली 2 लाइनें तो साधारण सी लगेंगी, लेकिन थर्ड लाइन पढ़ते ही आपको लगता है देयर इज समथिंग डीपर टू दिस। और जैसे मुझे लगता है कि अगर मैं प्रशासनिक उस पर फिर वापस जा रही हूँ कि कुछ नया करने का, जब मैं टेक्निकल एजुकेशन थी तब स्किल डेवलपमेंट मिशन को मैंने स्थापित किया, और उसमें फिर मैंने 4 न्यू स्कीम्स बनाई। एक क्योंकि जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसमें स्किलिंग है, आप स्किलिंग है, फिर री स्किलिंग ऑफ यूथ है, देयर इज़ थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑल्सो, दीज आर द इनबिल्ट फीचर्स ऑफ द स्कीम। देन I coined scheme Surya, SURYA, skilling, upskilling, reskilling of youth and assessment. तो सूर्या स्कीम इज स्टिल इन ऑपरेशन। आई एम सो हैप्पी कि वो आज भी चल रही है। और एक दक्ष स्कीम थी जो दूसरे विभागों को हम स्किल ट्रेनिंग देते थे, दैट इज डिससेमिनेशन ऑफ अप्लाइड नॉलेज एंड स्किल इन हरियाणा, दक्ष। सो स्किल करने का तो ये मेरा, मैं कहूँगी मतलब आई एम थैंकफुल टू गॉड, आई हैव बीन bestowed with this you can say talent with God's grace, so I use it in my poetry and also in my administrative work. रिटायरमेंट के बाद भी ये जिंदगी का तो और एक शानदार तो प्लान किस तरह से किया है मैम आगे? अब ये जो आजकल 2.1 2.0 चल जाता है ना, पार्ट 2 ये पार्ट, देखिए प्लानिंग मैंने सिर्फ की थी जब मैं सिविल सर्विस से एग्ज़ाम दे रही थी या मुझे एक जॉब की तलाश थी जी। तब ज़रूर प्लानिंग की थी कि 12th के बाद से अब ये करना है, ये करना है। लेकिन एक बार सर्विस में आ गए तो मैंने कोई प्लानिंग नहीं की। जो भी मुझे सरकार जिम्मेदारी देती गई मैं उसे सहर्ष मैंने स्वीकार किया, और सभी डिपार्टमेंट में नई स्कीम्स बनाना, नए रूल्स बनाना, और उसकी जो डिपार्टमेंट की रीस्ट्रक्चरिंग करना। अब जैसे मैं अभी एनवायरनमेंट में थी तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में पहले 12 ज़िलों में रीजनल ऑफिसर हुआ करते थे हरियाणा में, और 206 का काटा था। और आजकल आप देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट का, एयर पोल्यूशन का, वाटर पोल्यूशन है, कितना इम्पॉर्टेंट मुद्दा हो गया है, लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो और अभी कोविड के समय में सबने देख लिया कि क्लीन एयर कितनी ज़रूरी है, ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है। तो फिर मैंने पूरे डिपार्टमेंट उस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, आप देखिए कि 206 पोस्टें थी, 183 पोस्टों का मैंने एक प्रस्ताव बनाया। और मैं सरकार का मतलब मैं कहूँगी इतनी दरिया दिली है, और वो उन्होंने देखा कि ज़रूरी है ये चीज़ें। 183 पोस्टें किसी विभाग में इन वन हो सैंक्शन हो जाना बहुत बड़ी बात है। तो आप कर्मभूमि की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे आपको कैसा लगा, तो मुझे हरियाणा में लगता कि मुझे एक फलक मिला, और जो चीज़ मैंने देखी कि हाँ ये होना चाहिए, और सरकार के सामने विद लॉजिक, विद डेटा वो पुटअप करी,
तो वो स्वीकार हो गई और इससे बड़ा सेटिस्फैक्शन किसी अधिकारी के लिए नहीं हो सकता। मुझे आर्ट एंड कल्चर का एडिशनल चार्ज दिया डिपार्टमेंट, ये नया डिपार्टमेंट बना था पब्लिक रिलेशन से अलग करके। तो मैंने देखा कि इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ है। अभी डायरेक्टरेट एक थी, पब्लिक रिलेशन कल्चरल अफेयर्स, सेक्रेटरी 2 थे। तो मैंने कहा आप डायरेक्टरेट को भी अलग करें, सेटअप करें। तो उसमें मैंने विभाग को अलग सेटअप किया, उसका पूरा बजट अलग किया और 153 पोस्टें एक साथ, क्योंकि एक विभाग अगर बिल्कुल नया है ही नहीं, आपने पूरा सोचना है कि क्या क्या काम हो सकता है और कौन से काम और किए जा सकते हैं। तो वो सब पूरे विभाग की संरचना करना है, उसको एक गाइडेंस देना कि अब ये विभाग इस तरीके से ये काम करेगा। और मैंने देखा कि हरियाणा में आर्टिस्ट को एक कोई फोरम हमारी तरफ से नहीं ऐसा मिल रहा था जिससे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं कि उनकी ग्रेडिंग भी हो सके, कि एक छोटा आर्टिस्ट है, एक बड़ा आर्टिस्ट है, लेकिन उसके पास में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे वो प्रूव कर सके कि हाँ वो ए कैटेगरी का है, बी का है, सी का है, डी का। तो एक तो मैंने रजिस्ट्रेशन सभी आर्टिस्ट का जितने थे ऑनलाइन पूरा रजिस्ट्रेशन करवाया, सबको यूनिक नंबर दिया है। एंड एक कलश नीति, राज्य की आर्ट एंड कल्चर की पॉलिसी, कलश नीति, कला संस्कृति हरियाणा, KALASH, कला संस्कृति हरियाणा। सो दैट बिकम्स कलश इन हिंदी। तो कलश नीति एक मैंने पूरी लिखी कि जिसमें सब तरह से पूरी एक बहुत मेजर एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है आर्टिस्ट के लिए। और फिर कई हमने पुरस्कार जैसे कला मेधा, कला श्री, कला प्रवीण, कला रत्न, ऐसे लगभग 100 से ऊपर के पुरस्कार स्थापित किए। और क्योंकि उसमें आर्ट में फॉर्म बहुत हैं, ऑडियो फॉर्म्स एंड विजुअल फॉर्म, देयर आर अबाउट 8-10 टाइप्स ऑफ आर्ट फॉर्म, ऑडियो विजुअल बोथ, परफॉर्मिंग आर्ट। तो वो मुझे अब इतना सेटिस्फैक्शन लगता है कि शुरुआत हो गई, पहला सब इनवाइट हुए और पुरस्कार फाइनल हो चुके हैं और एक विभाग अब एक चल पड़ा है। अब कलश नीति है, वो एक परमानेंट कंट्रीब्यूशन है मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि हम कुछ कर पाए, समाज के लिए कर पाए, और खुद करने का नहीं, जब तक आपको सपोर्ट ना हो। आई एम हैप्पी कि मुझे सरकार का पूरा सपोर्ट मिला, वरना आप इनोवेटिव वर्क करते हो तो अगर कोई हर्डे लग जाता है तो आपके सारी योजनाएं और सारी आपकी जो एक नवोन्मेषी आपकी अगर थॉट है तो वो फिर नहीं पूरी हो पाती। तो सरकार का सपोर्ट इस तरह से मिला है तभी जमीन पे चीजें। हाँ जी, हाँ हाँ। एक मैं आखिरी सवाल है, जो एस्पायरेंट्स हैं उनकी मतलब आपने सिविल सर्विसेज लगभग 36 साल का वक्त गुजारना, एक टिप जो एस्पायरेंट सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन करते हैं, जो सिविल सेवा में आना चाहते हैं? देखिए, सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम है वो उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं होती कि आप सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे, सभी बच्चे टैलेंटेड हैं आज के दिन। जिस तरीके से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जिस तरीके से बच्चों में शुरू से ही मोटिवेशन है, वो हार्ड वर्क कर सकते हैं। और तो साथ में एक तो प्रोफेशनली क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है और एक ऑल्टरनेटिव कैरियर ज़रूर हाथ में होना चाहिए, तब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करें। सिविल सर्विसेज आपका मुख्य और अकेला एक ये नहीं हो सकता कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं आप आ जाएंगे, बहुत अच्छा है और सभी को शुभकामनाएं। हर बच्चा सोचता है कि वो एग्ज़ाम देगा, लेकिन चूँकि सीट्स बहुत कम होती हैं तो नेचुरली बच्चा टैलेंटेड भी होगा, हार्ड वर्किंग भी होगा। रिस्ट्रिक्ट क्या आ जाता है कि वहाँ पे संख्या बहुत कम है, जो पद हैं उनकी संख्या कम हो जाती है और हर साल बैठने वालों की संख्या 8-10 लाख होती है, जबकि 1000 के करीब पोस्टें होती हैं। तो इसलिए एक ऑल्टरनेटिव कैरियर ज़रूर आप प्लान करके रखें, वही आपको सस्टेन करेगा और कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ता है। और कोई भी कैरियर चुने, मैं कहती हूँ ये पार्ट ऑफ लाइफ है, लाइफ नहीं है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी जो है, अगर हम कहें कि A से Z तक है, तो सर्विस आपको मिलती है जब आपका करीब 20-25 साल हो जाता है और फिर आप 60 इयर्स तक आप वर्क करते हैं, तो 60 के बाद भी लाइफ है। सो इट्स सैंडविच बिटवीन 2 क्वालिटी लाइफ, सो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट लाइफ। तो अगर असफल होते हैं तो ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ गेम। सफल हो गए तो बहुत अच्छी बात है और सफल होने के बाद आप अच्छा काम करें।
कमिटमेंट से एंड संवेदनशीलता से। और कभी भी कोई निर्णय लें तो आप जिसके लिए निर्णय ले रहे हैं तो खुद को उसकी जगह आप रख के देखें, तब आप निर्णय लें जो भी आप निर्णय ले रहे हैं। बड़ी शानदार बात बताइए कि एक तो बड़ी चीज़ ये है कि अमूमन क्या है कि हम इस तरह का लक्ष्य मान के चलते हैं कि अगर सिविल सर्विसेज है और ये करना है और नहीं होता है फिर हम निराशा से भी करते हैं। तो मैंने कहा है कि दूसरा ऑप्शन आप साथ लेके चलिए। दूसरी बड़ी बात ये है कि जब आप काम करें तो संवेदनशीलता से करें और कोई भी निर्णय लें तो अपने को वहाँ रख कर सोचें ताकि वो निर्णय सही हो सके। बेहद शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अगले